हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे उसका पूरा बिजनेस का एनालिसिस करेंगे, पूरा फंडामेंटल रिसर्च, शेयर होल्डिंग पैटर्न के चेंजेस जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मैनेजमेंट के कमेंट्स और आगे क्या ग्रोथ आउटलुक है, क्या एक्सपेंशन की स्ट्रेटजीज है और सारी चीज़ें बात करेंगे। और एंड में आपको बताएंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। और वहीं पे साथ में हम यहाँ पे करेंगे पीयर कंपैरिजन, जहाँ पे हम जानेंगे जो बाकी जो सारी कंपनीज़ है पाइप मेकिंग की, उनके यहाँ पे कंपेयर में इसके वैल्यूएशंस कैसे है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग जान लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सभी तरह के स्टॉक मार्केट के अपडेट्स के लिए ऑटोमेटेड फीड यहाँ पे जो टेलीग्राम पे है, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहली बार कोई टेलीग्राम पे कर रहा है, जहाँ पे सभी बड़े न्यूज़ सोर्सेज से यहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे यहाँ पे न्यूज़ अपडेट हो जाती है। अगर आप वो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और वहीं पे कोई भी स्टॉक मार्केट की अगर आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका भी हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट ध्यान रखिएगा, ये सर्विस केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करेंगे प्रिंस पाइप की। ओवरऑल अगर आपको पूछना है, शानदार परफॉर्मेंस है कंपनी के। यहाँ पे जो Q4 की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार है। ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब थोड़ी बहुत और डिटेल में, तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है 77% की है, पैट के अंदर ग्रोथ 246% की है YoY बेसिस पे, वॉल्यूम ग्रोथ 26% की है, EBITDA ग्रोथ यहाँ पे अगर आप देखोगे 155% की है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि वॉल्यूम के अंदर सबसे कम ग्रोथ है, बट रेवेन्यू और यहाँ पे पैट और EBITDA के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। मतलब कंपनी ने कम पाइप बेच के ज़्यादा पैसा कमाया है। इस तरीके के यहाँ पे एक फर्स्ट इंसाइट आते हैं। अच्छा, बात करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू की। अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर 761 करोड़ रुपीस का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, जो कि 77% से बड़ा है YoY बेसिस पे और 39% से बड़ा है Q-on-Q बेसिस पे। और मैं आपको बता दूँ, ये कंपनीज वो है जो पैंडेमिक में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप देखोगे Q4 और Q3 का कंपैरिजन तो 40% की ग्रोथ है, जिसमें भी अगर आप देखोगे अपने Q4 के अंदर भी मार्च के अंदर यहाँ पे लॉकडाउन वगैरह होने लग गए थे, तो उसके बावजूद भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर 26% की ग्रोथ है और बाकी 13% की ग्रोथ है Q-on-Q बेसिस पे। अच्छा, रोबस्ट वॉल्यूम कैसे हुआ है, यहाँ पे प्लम्बिंग पोर्टफोलियो जो है इनका, बेसिकली जो प्लम्बिंग पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छा, सब्सटेंशियल वैल्यू अगर आप देखोगे प्रीमियमाइजेशन और यहाँ पे फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स, मतलब कंपनी अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स वगैरह बेच रही है, उसके कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। और EBITDA की बात करें 147 करोड़ का EBITDA है, जो कि 155% से ग्रो हुआ है। EBITDA मार्जिन 19.3 रहा है, जो कि 5.9% से बड़ा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है EBITDA मार्जिन। और पैट यहाँ पे अगर आप देखोगे 246% से बड़ा है। लॉन्ग टर्म डेट फ्री ड्यूरिंग द क्वार्टर, मतलब कंपनी ने अपनी सारी लॉन्ग टर्म डेप्ट को पे कर दिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यहाँ पे कंपनी बनाती क्या है, कंपनी करती क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो उसके बारे में भी हम लोग बता देते हैं। ये कंपनी पाइप्स वगैरह बनाती है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में और बताएंगे आपको। बट यहाँ पे कंपनी पाइप्स वगैरह बनाती है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इंडिया में आज भी 75% जनता के पास पानी पाइप के थ्रू नहीं आता है। मतलब जो पाइप का पेनिट्रेशन है इंडिया के मार्केट्स के अंदर वो बहुत कम है। इससे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे कितना पुशअप कर रही है। और जैसे जैसे स्वच्छ भारत अभियान आ रहा है और यहाँ पे ये सारे वाटर सैनिटाइजेशन वगैरह और बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पाइप की डिमांड को बहुत बढ़ाएंगे। और इंडिया में अभी भी पाइप की जो अगर आप देखोगे नेटवर्क बहुत कम है वर्सेस अगर आप कंपेयर करते हो एडवांस मार्केट या फिर एडवांस कंट्रीज से। अच्छा, फिनेंशियल हाइलाइट्स FY21 की अगर आप जानोगे तो रेवेन्यू के अंदर 27% की ग्रोथ है और वॉल्यूम्स के अंदर 4% की ग्रोथ है। मतलब कंपनी यहाँ पे कम पाइप बेच के ज़्यादा पैसा कमा रही है, तभी यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ ज़्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ कम है। अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग वैल्यू एंड वॉल्यूम यहाँ पे कैसे हुआ है, कोविड-19 के बाद भी कंपनी के बिजनेस मॉडल ने सब करके दिखाया है। और वहीं पर अगर आप देखोगे यहाँ पे इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो काफ़ी एग्रेसिव है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो पाई है। EBITDA अगर आप देखोगे यहाँ पे 362 करोड़ का EBITDA रहा है और ओवरऑल EBITDA मार्जिन 17.5% के रहे हैं। 58% से EBITDA ग्रो हुआ है, बट 97% से बड़ा है। कंपनी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेट कैश पॉजिटिव है 17 करोड़ से, एक्सक्लूडिंग IPO प्रोसीड्स। कंपनी का IPO दिसंबर 19 में आया था, लगभग 170-180 रुपये के भाव पे आया था और आज भाव काफ़ी ज़्यादा है।
अगर आप देखोगे रिजल्ट्स के चलते कंपनी ने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 2 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, और वहीं पे इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो एक इंटरिम डिविडेंड 1.5 रुपये का किया था। टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे 3.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है FY21 के लिए। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, देखो जनरली जो कंपनी IPO के आती है ना, वो अगले 2-3 साल तक तो यहाँ पे डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उनके बहुत हाई होते हैं, और दूसरा उनको यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है। बट प्रिंस पाइप के अंदर इतनी अच्छी यहाँ पे लिक्विडिटी पोजीशन है कि वो सारी चीज़ें करने के बाद भी उनके पास पैसा बचा है। उन्होंने डेब्ट का पेमेंट किया है, उनके एक्सपेंशन प्लान्स है, और उसके बाद भी यहाँ पे पैसा बच रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कंपनी कैश पोजीशन कितनी अच्छी है। अच्छा, की बिजनेस हाईलाइट अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांड है प्रिंस फ्लोगार्ड प्लस, जिसके कारण यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और उसी के कारण यहाँ पे उसका मार्केट शेयर और लीडरशिप पोजीशन बढ़ गई है। फिर वहीं पे अगर कंपनी ने यहाँ पे थोड़े बहुत फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, मतलब प्रिंस के नाम से बहुत दूसरे ब्रांड्स आ गए हैं जो फेक है और लोकलाइज ब्रांड है, उनके खिलाफ भी कंपनी ने कार्रवाई करी और वो सबको यहाँ पे उनका मार्केट खत्म करने की कोशिश करी है। और कंपनी ने फिर थोड़े बहुत ESG यहाँ पे कंप्लायंस करें, जो कि बेसिकली अपने CSR रिलेटेड होते हैं। कंपनी के जो यहाँ पे जॉइंट MD है, उनका क्या कहना है इस रिजल्ट्स पे अगर हम बात करें तो ये वेल डिफाइंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी के कारण हो पाया है। वैल्यू एक्सपेंशन, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और रोबस्ट वॉल्यूम यहाँ पे किया है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो इनका है अर्बन, सेमी अर्बन और टायर 2-3 रीजन्स के अंदर ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और उसी के अलावा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं ताकि ये लोग फोकस कर पाएँ। फिर थोड़ा बहुत ESG गोल्स वगैरह के बारे में बताया है, और वहीं पे कंपनी ने आगे बोला है कि हमारा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो वैल्यू क्रिएशन, शेयर होल्डर का जो वैल्यू क्रिएशन है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये लोग क्या क्या बनाते हैं, किस तरह के पाइप्स बनाते हैं, तो ये बेसिकली PVC पाइप्स वगैरह बनाते हैं, और HDP वगैरह जो बनाते हैं। 1500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और इनके लगभग यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे लोकेशंस है अगर आप देखोगे तो 7 प्लांट्स है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, जो आपको लिटरली देखनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी ने वर्किंग कैपिटल के अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे जो है वो 36 दिन का ही वर्किंग कैपिटल रह गया है, जो अभी यहाँ पे इंटैक्ट है, और ये पिछली बार 58 डेज था। और ये सारी चीज़ें हो पाई है कंपनी के बेटर यहाँ पे कैपिटल मैनेजमेंट के कारण। इन्वेंट्री डेज की बात करें, मतलब कंपनी के पास 40 दिन का इन्वेंट्री रहता है। डेटर डेज की बात करें, मतलब 62 दिन के डेटर का यहाँ पे पैसा ये लोग को मांगना रहता है, और 66 डेज के यहाँ पे क्रेडिटर्स का पैसा इनको देना रहता है। तो ये इनकी ओवरऑल यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिर वहीं पर अगर आप देखोगे अच्छा, कंपनी ने यहाँ पे एक तेलंगाना में 7th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चालू कर दी है, जिसकी यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटी 50,000 टन्स रहेगी। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो साउथर्न मार्केट है उसको यहाँ पे टैप करने के लिए काम आएगा। ये 2-3 साल में लगभग चालू हो जाएगा, इसके फेज मैनर में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। और अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ों की, तो ये आप देख सकते हो रेवेन्यू, सेल्स और EBITDA और पैट के अंदर ग्रोथ Q4 के लिए, फिर यहाँ पे फिनेंशियल ईयर के लिए भी यही सारे फैक्टर्स के अंदर आप ग्रोथ देखते हो। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नज़र आती है कि Q4 के अंदर जो एक चीज़ यहाँ पे जो डबल डिजिट में नहीं थी, वो यहाँ पे अब Q4 के अंदर डबल डिजिट में दिखाई दी है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें अगर आप देखोगे लगभग 50% से ज़्यादा बढ़ी है, और ओवरऑल जो Q4 था ना वो काफ़ी बेटर है फिनेंशियल ईयर पूरे FY21 से। वहीं पर अगर आप देखोगे PNL वगैरह, लॉस स्टेटमेंट और ये सारे जो चीज़ें हैं अगर अपन देखते हैं इसके अंदर, यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट बात ये है कि पी रेशो अगर निकालना है तो ये 20 रुपये का यहाँ पे अगर इसका EPS है, तो वहीं पे अगर आप बात करोगे यहाँ पे पी रेशो की, तो प्रिंस पाइप का जो शेयर प्राइस है तो उसका शेयर प्राइस चल रहा है अभी 570, और उसको 20 से अगर आप डिवाइड करते हो तो लगभग जो EPS आएगा ना आपका पी रेशो बैठेगा वो 28 का बैठेगा। अब हमें इसको कंपेयर करने पड़ेगा पीयर से कि ये यहाँ पे कंपनी कितनी ज़्यादा वैल्यूएशंस पे काम कर रही है। इंपॉर्टेंट बात है EBITDA मार्जिन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो EBITDA मार्जिन यहाँ पे Q-on-Q और Y-on-Y बेसिस पे भी ग्रो हुए हैं। पैट मार्जिन की बात करें तो उसके अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली। ओवरऑल यहाँ पे जो EBITDA मार्जिन है वो कुछ इस तरीके से है। पैट मार्जिन की बात करें, यहाँ पे PBT मार्जिन और पैट मार्जिन भी यहाँ पे अच्छे खासे। तो हर फ्रंट पे कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी करी है, और ओवरऑल ये जो परफॉर्मेंस है ये दिख रही है कंपनी के यहाँ पे सारी स्ट्रेटजीज से। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के अंदर कंपनी ने कैसे कैसे चेंजेस लाए गए हैं तो आप ये देख सकते हो
अब ये क्या होता है कि देखो इन्वेंट्री डेज है ना, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। और अभी अगर आप देखोगे सबसे कम इन्वेंट्री डेज यहाँ पे 36 है। अच्छा, डेटर डेज अगर आप देखोगे ये भी जितना ज़्यादा कम होगा उतनी अच्छी बात है। बट अभी यहाँ पे जो अभी डेटर डेज देख रहे हैं अपना, पहले यहाँ पे जो डेटर डेज 40 था वो अब यहाँ पे करीबन हो गया है ओवरऑल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 62 हो गया है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर डेज होता है, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्रेडिटर डेज भी थोड़ा बहुत पिछली बार से ये यहाँ पे 78 था, उससे थोड़ा यहाँ पे बढ़ गया है। ओवरऑल ठीक है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और बाकी ये जो आप देख रहे हो ना 36, 58, ये वर्किंग कैपिटल डेज है, ये जो कि इन सभी तीनों चारों कंपोनेंट को मिला के बनाया जाता है। चलिए, ओवरऑल यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की भी यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा, जो मैं चीज़ बता रहा था कि इंडिया के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे 75% लोग डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे अगर आप देखोगे उनके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। इंडिया के अंदर पाइप पेनिट्रेशन, मतलब अगर आप देखोगे पाइप कंजप्शन जो है वो पर बंदे पे जो पर कैपिटा पाइप कंजप्शन है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड का एवरेज है 30, और वहीं पे 30 केजीज है ना, 30 केजीज पाइप को यहाँ पे केजीज में नापा जाता है प्लास्टिक के पाइप्स को। इंडिया में केवल 11 किलो पाइप कंज्यूम किए जाते हैं, यूएस में 110, 65, यूरोप के अंदर, चाइना के अंदर 45 और ब्राज़ील के अंदर 33। तो इससे आपको समझेगा इंडिया में अभी भी पाइप यहाँ पे कम क्यों है। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इंडिया के आज भी जो रूरल लोग हैं वहाँ पे आज भी यहाँ पे पुराने पाइप्स यूज़ किए जाते हैं, पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, और वहाँ पे आज भी यहाँ पे प्रॉपर पाइप सिस्टम नहीं है, और लोग बाग टैंक से डायरेक्ट पानी निकाल रहे हैं, हैंड पंप्स वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, जो कि इतने यहाँ पे प्योरीफाइड सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ये भी बताया कि डोमेस्टिक पाइप की जो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 से 12% CAGR ग्रोथ दिखाई है अभी तक, और अगर आप देखोगे $550 बिलियन रुपीज़ की इंडस्ट्री बन जाएगी FY24 तक, ये क्रिसिल का एक एस्टीमेट है। तो ये आप देखिए, या ओवरऑल यहाँ पे जो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस पूरी इंडस्ट्री पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने भी लिखा है इंडस्ट्री ग्रोथ आउटलुक रिमेन स्ट्रांग बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फोकस ऑन इरिगेशन एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहीं पे ग्रोइंग पेनिट्रेशन ऑफ ब्रांडेड प्लम्बिंग, यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है। अच्छा, ब्रांडेड पाइप्स क्या होते हैं? प्रिंस एक बड़ा नाम है और एक आपका लोकल ब्रांड है, तो प्रिंस को यहाँ पे आप बोलोगे ब्रांडेड पाइप्स, और बाकी जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उनको यहाँ पे आप बोलोगे जो अनब्रांडेड पाइप्स। अच्छा, इसके यहाँ पे मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है आने वाले टाइम में, तो जैसे कि मैंने बताया अभी भी इंडिया में पाइप पेनिट्रेशन बहुत कम है, और उसके बाद अगर आप देखोगे 85% हाउस होल्ड को यहाँ पे पाइप्ड वाटर नहीं मिलता है, और यहाँ पे माना जा रहा है बाय 2030 40% पीपल विल हैव नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ वाटर, अगर आप देखोगे इंडिया में 70% वाटर यहाँ पे जो आप देखोगे कंटेमिनेटेड है। 600 मिलियन यहाँ पे इंडिया में जो लोग हैं अगर आप देखोगे तो लगभग 60 करोड़ लोग हो गए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे फेस हाई टू एक्सट्रीम यहाँ पे स्ट्रेस ओवर वाटर, मतलब वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इंडिया में 6% ऑफ इंडियाज GDP विल बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ वाटर क्राइसिस, मतलब ये आप समझिए कि वाटर की कितनी यहाँ पे वो सारी नीड है। कंपनी ने यहाँ पे ये भी बताया कि स्वच्छ भारत मिशन से इनको कितना फ़ायदा है, जो कि अगर आप देखोगे इसमें सैनिटाइजेशन जो बजट है वो करीबन 12,200-300 करोड़ का है, जिसके कारण यहाँ पे यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन होगा। अच्छा, यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन का मतलब जगह जगह पाइप वगैरह होंगे, सभी जगह पानी की फैसिलिटी प्रॉपर होगी। फिर कंपनी ने एक और चीज़ बताई कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ सिटीज़ को यहाँ पे लोकली डेवलप किया जाएगा, उससे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होगा। उसके बाद यहाँ पे अमृत है, अमृत यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, और जिसका भी बजट आप देखो ये 77,000 करोड़ है। और इसके अलावा जो एक और चीज़ है, मतलब ये 3 प्रोजेक्ट के अलावा जो एक और है वो है अपना अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम के थ्रू चल रहे हैं। थोड़ी बहुत स्टेट्स यहाँ पे खुद के स्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, और जिस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ रही है, अगर आप देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स और यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इन तीनों के अगर आप ऑपरेशनल नंबर्स देखोगे ना तो सब में वॉल्यूम डिमांड बढ़ता हुआ देखा है, और साथ ही में स्टील कंपनीज़ की भी वॉल्यूम डिमांड बढ़ी है। और ये तीनों चारों सेक्टर, ये एक रियल एस्टेट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए काम करते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अपने को एक और चीज़ चाहिए कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है पाइप्स। तो इनकी भी यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, और इसीलिए अगर आप देखोगे इसके Q4 नंबर्स यहाँ पे पिछली बार से ज़्यादा है, और यही सारी चीज़ें। अच्छा, बजट हाईलाइट्स में कंपनी ने क्या क्या बताया है, देखो जो यूनियन बजट आया था ना उसका भी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तो स्वच्छ भारत मिशन अनाउंस किया गया है,
फिर यहाँ पे एक जो किया है जल जीवन योजना, जो जल जीवन मिशन है, जिसके अंदर कितने करोड़ों लोगों को यहाँ पे घर के अंदर यहाँ पे वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर वहीं पे अगर अपन देखें यहाँ पे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह है, और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप। फिर एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा दिया गया है, माइक्रो इरिगेशन फंड वगैरह बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कंपनी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और हाउसिंग और स्वच्छ भारत मिशन, इन 3-4 बड़े बड़े यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के कारण यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होती है, और आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसे कि अपना इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, बात करेंगे विजन मिशन और कंपनी की, ये सारी चीज़ें ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी कब चालू हुई थी, 1987 में चालू हुई थी। 7 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 11 वेयर हाउसेज हैं, 7200 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, SKUs का मतलब 1500 इनके चैनल पार्टनर्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। क्रिसिल है इनका, यहाँ पे अगर आप देखो क्रिसिल है नेगेटिव करके यहाँ पे इनकी रेटिंग है, जो कि आउटलुक जिसका पॉजिटिव है। नेट कैश पॉजिटिव कंपनी है। नेट कैश पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरा डेप्ट 100 करोड़ का है और मेरे पास जो कैश पड़ा है वो 150 करोड़ का पड़ा है, तो मेरा जो नेट कैश पॉजिटिव हुआ वो 50 करोड़ को हुआ। मतलब कंपनी के पास डेप्ट है, बट उससे ज़्यादा कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में यहाँ पे कैश रख रखा है। तो जैसे कि नेट कैश पॉजिटिव अगर मैं आपको बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नेट कैश पॉजिटिव है, वो नेट डेप्ट फ्री हो गई ना, तो इसका मतलब यही है। तो नेट कैश पॉजिटिव इसको ही बोला जाता है। 1706 इनके एम्प्लॉइज़ हैं, मार्केट कैप 4500 करोड़ की कंपनी है, 222 करोड़ का पैट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2,59,000 MTPA है, और उसमें अगर अपन देखें तो एक एडिशन होने वाला है 50,000 MTPA का, जो यहाँ पे जो इनका जो तेलंगाना में नया प्लान डाला गया है। अच्छा, प्रिंस और टर्बोर करके इनके एक बड़े ब्रांड्स हैं, और फिर फ्लोगार्ड वाला एक और तीसरा ब्रांड है। और वहीं पर अगर आप देखोगे टॉप 5 ये प्रोसेसर है पाइप के अंदर, और इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में मुंबई है, मतलब इनकी लोकेशंस है मैन्युफैक्चरिंग, और मोस्ट ट्रस्टेड है। अगर इनकी जर्नी आप देखते हो Q3 FY20 से Q4 FY21, तो ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी ने कैसे अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को बनाया है। जब यहाँ पे कंपनी सबसे पहले आई थी, मतलब दिसंबर 19 में इनका सबसे पहला IPO आया था, तो जब पहली बार कंपनी ने अपने रिजल्ट पुट ऑन किए थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है ये उसका चिट्टा बिट्टा है। 24 करोड़ की कंपनी जो कमा रही थी, वो अब यहाँ पे 97 करोड़ पर क्वार्टर कमा रही है। Q4 एक बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है। आने वाले टाइम में कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फोकस करेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, देखो इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, कोई पूरा का पूरा प्लांट ही खरीद लिया। ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कुछ नए प्रोडक्ट्स निकाले। अच्छा, मतलब धीरे चलने को यहाँ पे बोलते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ, और बहुत तेजी से छलांग मारने को बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो कंपनी का फोकस इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे है, जिसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम लगता है, और वहीं पे जो फोकस है इनोवेशन और डिजिटाइजेशन और मार्केट प्रॉक्सिमिटी। मार्केट प्रॉक्सिमिटी मतलब अगर मान लीजिए आज मैं यहाँ पे राजस्थान में रहता हूँ, ठीक है, मेरे इधर प्रिंस का पाइप नहीं मिलता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बट यहाँ पे अब थोड़े टाइम बाद यहाँ पे मार्केट प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कंपनी की रीच बढ़ाना, ठीक है, मार्केट रीच को बढ़ाना मार्केट प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। फिर ऑपरेशनल एक्सीलेंस एक टारगेट है जिसके अंदर कॉस्ट रिडक्शंस किए जाएंगे, और कंपनी के ऑलरेडी कॉस्ट रिडक्शंस आपको अगर देखने हो तो EBITDA मार्जिन देख लो, जो कि यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी के EBITDA मार्जिन या पैट मार्जिन वगैरह बढ़ता है तो मतलब आप समझ लो कि वो कॉस्ट रिडक्शंस कर रही है, या फिर उनकी प्रोडक्ट प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। क्लीन एनर्जी यहाँ पे कंपनी फोकस करेगी, जो कि ESG कंप्लायंस है। अच्छा, कंपनी की जर्नी किसी को अगर देखनी है तो कैसा है, 1987 में प्राइवेट लिमिटेड बनी थी। फिर अगर हम बात करें 1995 के अंदर अगर आप बात करें तो इन लोग ने अगर आप देखोगे अत्थल दादर नादर हवेली के अंदर एक प्लांट डाला था। उसके बाद यहाँ पे नया प्लांट दादरा में डाला था वेस्टर्न इंडिया के अंदर। फिर कंपनी ने चेन्नई का एक प्लांट खरीदा था चेन्नई में और उस कोल्हापुर के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर अपन देखेंगे फिर नया प्लांट एक हरिद्वार में डाला था। उसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पे अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था 2018 में। उससे पहले अगर अपन देखें यहाँ पे कंपनी ने लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया था प्रिंस उड़ान, जिसके अंदर लॉयल्टी प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि डीलर व्हीलर को यहाँ पे है ना उत्साहने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट बेचो, तो वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं। 2019 में कंपनी ने जयपुर के अंदर नया प्लांट डाला। 2020 में कंपनी का IPO आया और फिर कंपनी ने यहाँ पे प्रिंस फ्लोगार्ड प्लस करके जो ब्रांड निकाला। और 2021 के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने तेलंगाना के लिए प्लांट डाला है, जो कि यहाँ पे अपने आप में ही उसको साउथर्न मार्केट के अंदर यहाँ पे एक वो दे देगा। ये कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है अत्थल, दादरा, हरिद्वार, चेन्नई, तेलंगाना, जयपुर और कोल्हापुर। ये वाला जो प्लांट है अगर आप देखोगे ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये चल रहा है।
सबसे बड़ा इनका जो प्लांट है वो मेरे हिसाब से हरिद्वार का प्लांट है। उसके बाद अगर अपन चेन्नई का प्लांट देखें तो ये है। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्लांट जो है ना, इसका स्ट्रेटेजिक फोकस बहुत ज़्यादा है। जैसे ही कंपनी ने बताया है कि अगर अपन ये देखेंगे ना, जो ये तेलंगाना वाला प्लांट है, इसके कारण यहाँ पे पूरा जो ये तेलंगाना की एक रीजन है ना, अच्छी खासी ये वाली पूरी कवर होती है, ठीक है। और ये बाकी कंपनी के सारे लोकेशंस का चिट्टा बिट्टा है कैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्थ के अंदर अगर अपन बात करें, हरिद्वार यहाँ पे प्लांट इसलिए बड़ा है क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोई काम नहीं करता, कोई बड़ा ब्रांडेड ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे नॉर्थ को ऐसे सर्व करती है, फिर वेस्ट को यहाँ पे जयपुर के थ्रू करती है, फिर जो कोल्हापुर और अत्थल दादरा में जो प्लांट है वो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऐसे काम किया जाता है। फिर ईस्ट के अंदर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी ईस्ट के अंदर यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, और जो कि कंपनी ने बोला है नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ ग्रोथ है। और वहीं पे अगर अपन देखेंगे एसेट लाइट यहाँ पे मॉडल थ्रू आउटसोर्सिंग, मतलब इसके अंदर क्या होगा, कंपनी यहाँ पे कोई एक बड़ा यहाँ पे एक वो ढूंढेगी ठेकेदार, और उसको आप पे आउटसोर्स कर देगी और उसको बोलेगी तुम हमारे लिए पाइप बनाओ, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे ब्रांडिंग हमारी करो और नाम हमारा डालो और हम बेचेंगे। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है ईस्ट के अंदर। बट मैं मानता हूँ अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और जिस तरीके की अभी तक कंपनी की स्ट्रेटेजी रही है कि जहाँ पे उनको लगा कोई एक्विजिशन करना है तो एक्विजिशन कर लेंगे, तो हो सकता है यहाँ पे कंपनी कोलकाता या फिर जो बिहार वाली जो लोकेशन है इसके अंदर हो सकता है कंपनी यहाँ पे कोई बड़े प्लांट को या तो एक्वायर कर ले या नया प्लांट सेटअप कर ले। बट अगले 2-3 साल तक नहीं होगा क्योंकि 2-3 साल तक फोकस तेलंगाना प्लांट को बढ़ाना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखोगे बाकी अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे आने के, अच्छा कमिश्निंग की, तो यहाँ पे जो 50 MT का जो प्लांट है इसके अंदर क्या होगा, जो अभी जो तेलंगाना का प्लांट है ना उसके अंदर क्या होने 2-3 साल में चालू होने वाला है। इसके कारण कॉस्ट सेविंग्स होगी लॉजिस्टिक्स की। अच्छा, कभी भी कोई प्लांट अभी जैसे अगर अपन देखेंगे ना तो ईस्ट जोन में यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी को या तो तेलंगाना या फिर अगर अपन जयपुर वगैरह से यहाँ पे या फिर हरिद्वार से लाके यहाँ पे माल इतना दूर भेजना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि माल को भेजने की कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। तो अगर कोई नया प्लांट किसी लोकेशन में आ जाता है तो उस लोकेशन के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होती है। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे एबिटा मार्जिन भी इंप्रूव होंगे और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, मतलब हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। अच्छा, ईस्टर्न के अंदर कंपनी ऑलरेडी 2014 में आ चुकी थी जो कि आउटसोर्स करती है। 2020 में कंपनी ने लुब्रिजॉल के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी थी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट रेशनल क्या होता है कंपनी का, ये सारी ये चीज़ें बताइए कि कंपनी कैसे कैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट रेशनल करती है। मार्केट कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें, जो फ्लोगार्ड प्लस वाला जो है वो यहाँ पे फ्रंट रनर है और उसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्केट शेयर गेन किया है। और वहीं पे अगर अपन देखें इनका नेशन वाइड मैन्युफैक्चरिंग है, फिर वहीं पे इनका ब्रांड वैल्यू भी ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर 2 ग्रीनफील्ड प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। और वहीं पे अगर आप देखोगे रीजनल प्लेयर्स के साथ यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती रहती है जो भी ठीक है। और वहीं पर मार्केट शेयर ग्रैब करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको दिख रही है। लीडरशिप और इनोवेशन के अंदर यहाँ पे ओवरऑल वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने मार्जिन्स पे बताया कि ओवरऑल मार्जिन्स यहाँ पे कैसे रहे हैं। अगर अपन देखते हैं तो ये ओवरऑल मार्जिन्स है, अगर आप देखोगे प्लम्बिंग और यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एग्री बिजनेस के अंदर, और ये सारी कैसे काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, मार्जिन लेवर्स कैसे हैं कंपनी, यहाँ पे मार्जिन गेन किस कारण हुआ है, तो यहाँ पे ब्रांड मोनेटाइजेशन, प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूवमेंट, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री कंसोलिडेशन के कारण हुआ है। अच्छा, इंडस्ट्री यहाँ पे कंसोलिडेट कैसे होती है कि जब भी किसी ब्रांड को एक्वायर कर लिया जाता है और 1-2 प्लेयर यहाँ पे कम हो जाते हैं मार्केट से, तो यहाँ पे वो इंडस्ट्री कंसोलिडेशन कहलाता है। कंपनी के प्रोडक्ट बास्केट्स आप देख सकते हो, इस तरह तरह के यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ये सारे प्रोडक्ट हैं। अच्छा, कंपनी टंकियाँ वंकियाँ भी बनाती है। अच्छा, और फिर वहीं पे फ्लोगार्ड प्लस कैसे बनाया गया है, तो ये कंपनी ने बताया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड है फ्लोगार्ड प्लस, जो कि लुब्रिजॉल के साथ बनाया गया है, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरर है CPVC पाइप्स का। फिर वहीं पर टेक्निकल यहाँ पे कोलैबोरेशन किया था कंपनी ने टूलिंग होलैंड की एक कंपनी है उसके साथ, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत मोल्ड वगैरह की टेक्नोलॉजी और यहाँ पे थोड़ी बहुत और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह चाहिए होती है उसके लिए यहाँ पे कंपनी ने काम किया है। फिर यहाँ पे स्टोर फीड, यहाँ पे पानी का टैंक जो कि कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया है। अच्छा, ट्रिपल बॉटम लाइन कंपनी का जो फोकस है फिनेंशियल, एनवायरमेंटल, सोशल। वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ने थोड़ी बहुत और चीज़ें बताई कि कैसे यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे तो क्लीन एनर्जी और अवार्ड्स एंड अचीवमेंट है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग पे कंपनी कैसे काम करती है और ये सारी चीज़ें बताई गई है। अच्छा, पैन इंडिया इनका डिजिटल प्रेजेंस है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर अपन देखें जयंत चड्डा जी हैं जो कि फाउंडर हैं, फिर उनके बेटे हैं पराग चड्डा जो कि ये है, शायद बेटे हैं या भाई, आई डोंट नो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मतलब कंपनी यहाँ पे फैमिली ओन्ड है।
और ओवरऑल यहाँ पे अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करेंगे हम लोग, वो चेंजेस के साथ ही इसको कवर करेंगे। बाकी अगर आप देखोगे ये काफ़ी अच्छे बड़े बड़े लोग हैं। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एक बहुत बड़ा है, और एक ओमान है, और फिर यहाँ पे साउथ एशिया ग्रोथ फंड है। मार्केट डेटा आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट का अगर आप डेटा देखते हो तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। 75 रुपये से शेयर पिछली बार अभी यहाँ पे हाई बना चुका है 604 का, मतलब ऑल टाइम हाई पे लगभग ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप अगर अपन देखें 11 मई को 6400 करोड़ की कंपनी थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 63% प्रमोटर्स के पास है, और बाकी थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूशंस वगैरह के पास है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस और ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ROCE और ROCE जो है कंपनी का, वो यहाँ पे पिछले साल से इम्प्रूव हुआ है, बट अगर अपन देखें FY17 से थोड़े यहाँ पे ख़राब है, अभी भी यहाँ पे कंपनी ग्रोथ फेज में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 27% का कंपनी ने ROCE डाला है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और 23.6% कंपनी ने अचीव किया है ROE। FY17 को छोड़ के 18, 19 या फिर 20 से कंपनी का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है ये अच्छा रहा है। अच्छा, नेट डेप्ट और वो सारी बातें कर ले। अगर आप देखोगे नेट डेप्ट टू, यहाँ पे अगर आप देखते हो नेट डेप्ट टू इक्विटी रेशो, अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें अभी कंपनी का डेप्ट रहा ही नहीं है। अगर नेट डेप्ट फ्री हो चुकी है, जैसे मैंने आपको समझाया। नेटवर्थ इनका अगर आप देखोगे 1044 करोड़ है। तो अगर आप देखोगे अभी जो यहाँ पे अपन ने देखा ना, मार्केट कैप कितना चल रहा है, 6500 करोड़ का कुछ मार्केट कैप है। तो 6500 करोड़ को लगभग अगर आप 1044 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो प्राइस टू बुक रेशो आएगा अपना 5 या 6 का, तो जो कि बहुत ही कम है ओवरऑल यहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी अपन कंपेयर करेंगे। अच्छा, स्टेक होल्डर वैल्यू क्रिएशन कैसे किया है, डिविडेंड, EPS, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, पैट वगैरह अगर आप देखोगे, आउटलुक क्या है कंपनी का, ROCE और ROE यहाँ पे इंक्रीज करना है वॉल्यूम और प्राइस ग्रोथ के साथ। जैसे कि मैंने बताया FY17 से अभी भी परफॉर्मेंस खराब है। सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे अचीव करेगी, रिड्यूसिंग कॉस्ट टू इंश्योर EBITDA मार्जिन यहाँ पे बढ़े रहें। और वहीं पे अगर आप देखोगे टीम ऑफ एक्सपर्ट और यहाँ पे प्रमोटर्स को लिया जाएगा, एंगेज किया जाएगा, जिसके कारण और कंपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। कॉस्ट एफिशिएंसी मार्केट शेयर को एक्सपेंड करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करेगी, ये सारी चीज़ें होंगी और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं सीधा पीयर कंपैरिजन पे। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है तो कैसी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे पीयर्स के साथ है, तो हम लोग पीयर कंपैरिजन देखेंगे। अच्छा, पीयर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी है वो अस्ट्राल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम है, फिर फिनोलेक्स है और फिर प्रिंस पाइप है, ठीक है। हम बाकी इनको यहाँ पे कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, ये लोग थोड़े छोटे ब्रांड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करो पी रेशो की, तो पी रेशो के मामले में प्रिंस पाइप यहाँ पे फिनोलेक्स से महंगा है और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के बराबर है। और बाकी यहाँ पे अभी अगर अपन देखेंगे तो अस्ट्राल और इनसे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्ता है, अस्ट्राल से काफ़ी सस्ता है। प्राइस टू बुक रेशो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सस्ता शेयर है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल अगर आप अस्ट्राल से यहाँ पे कंपेयर करते हो, अस्ट्राल बहुत महंगा शेयर है। डेप्ट टू इक्विटी इनका तो बहुत कम है। अभी आई डोंट नो यहाँ पे जो डेप्ट टू इक्विटी है ये 0.08 कैसे आ रहा है, बट अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। एंड आई थिंक यहाँ पे अभी तक अस्ट्राल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ और फिनोलेक्स के भी शायद रिजल्ट अभी आना बाकी है, जितना मुझे आइडिया है। तो अगर उनके भी अभी शायद रिजल्ट नहीं आए तो उनका यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पे, इसलिए ये थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रिंस पाइप यहाँ पे अपने को वैल्यूएशंस कंपेयर करना ओवरऑल सही ना हो। अच्छा, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, ओवरऑल यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स ने कोई चेंज नहीं किया है। फिर FIIs की अगर अपन बात करते हैं तो उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, DIIs ने यहाँ पे स्टेक कम किया है, जो कि उल्टा चलते। पब्लिक में यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप देखिए मधुरिका अग्रवाल और वनंजय सुंदर अय्यर है, साउथ एशिया ग्रोथ फंड है, तो ये सारे लोग हैं। अच्छा, FII में अगर आप देखना चाहते हो तो कुवैत है सबसे बड़ा, और उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें ओमान और ये सारे लोग हैं जिनकी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही थी। अच्छा, टेक्निकली अगर आप स्टॉक पूछते हैं कैसा है, तो देखिए अभी यहाँ पे क्या है, 573 रुपीज़ यहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाई जो बनाया गया है वो करीबन यहाँ पे 604 के लगभग हाई बनाया है। अगर अपन इसको यहाँ पे टेक्निकली देखें तो 650 का एक यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर अपन बात करें ये जो रिजल्ट्स है इसके शानदार रैली के कारण ये सारी चीज़ें भी टूट जाएगी। और ओवरऑल अगर आप देखोगे एक महीने से यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो करीबन यहाँ पे 489 से बढ़ के यहाँ पे लगभग 585 आया है, 100 रुपये का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। बट पिछले कुछ 5-7 दिनों से यहाँ पे शेयर में कुछ ज़्यादा यहाँ पे उतार चढ़ाव नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि जो 52 वीक हाई है अपना 604 का, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉस करेगा। ओवरऑल ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है।
पाइप इंडस्ट्री में एक बेहतरीन शेयर हो सकता है। और अगर अपन यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ की कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म टारगेट कितने 650 से, मतलब अगर अपन देखें 650 तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, 700 रुपये तक का एक लॉन्ग टर्म टारगेट हो सकता है यहाँ पे कंपनी के लिए, जो कि आपको काफ़ी अच्छा वैल्यू क्रिएशन दिखेगा। शेयर होल्डर जो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं 650 तक एक बार निकल सकते हैं। अच्छा, करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया जा सकता है कि अगर आपको 600 से कम पे मिलता है तो बिल्कुल आप बाय करके चलें। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। Q4 की परफॉर्मेंस अभी तक की काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। अच्छा, एक और जो रिस्क है इस कंपनी को वो ये रहेगी, आने वाला जो लॉकडाउन जो अभी चल रहा है इसके कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट आएगा और ये सारी चीज़ें। बाकी ओवरऑल यहाँ पे कंपनी बहुत ही शानदार है। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है आपको सब कुछ समझाने के चक्कर में, तो आज हम लोग ने सारी चीज़ें जान लिया इसके बारे में, प्रिंस पाइप के बारे में। मैं मानता हूँ इससे डिटेल्ड एनालिसिस अभी तक किसी ने किया नहीं होगा और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसी तरह के डिटेल्ड इंसाइट, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक टिप्स और साथ में स्टॉक एनालिसिस जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करें और किसी भी तरह की स्टॉक मार्केट क्वेरी है तो हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।